हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा आपको पता है ये हमारी 11th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और आपका ग्लोबलाइजेशन की एक समीक्षा जो है हम लोग अपने इस लेक्चर के अंतर्गत आपका देख रहे थे। एक लेक्चर अभी तक हमारा इस बात के लेसन में हुआ है और इसमें आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग सबसे पहले एक अपने कोटेशन के साथ चैप्टर को शुरू किए थे। उसके बाद हम परिचय को पढ़े, पृष्ठभूमि को पढ़े। इन सभी को पढ़ने के बाद हम लोग इन पर आपका बात कर चुके थे कि क्या उदारीकरण है, कैसे क्या चीजें हैं। इनके माध्यम से हमने इन्हें गौर करके देखा। अब हम जो है इससे आगे बढ़ेंगे और बुक के माध्यम से हम इसको आपका गौर करके इसको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वापस दिखा देता हूं कि हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले चैप्टर का जो आपका परिचय था उसको हम देख चुके। परिचय के साथ हम लोगों ने आपका पृष्ठभूमि को पढ़ा कि क्या पृष्ठभूमि रही और कैसे हमने अपने यहाँ जो आर्थिक नीतियां थी वो बदली, यानी कि विश्व बैंक और आईएमएफ से जब हम लोग अपना ऋण ले रहे थे उस समय उन्होंने हमारे पास कुछ नीति आपका थोप दी थी। उन नीतियों के चलते हमने कुछ आपके आर्थिक जो हमारी पॉलिसी थी उनमें हमने आपका रिफॉर्म किया, जिनको हम बोलते हैं कि हमारी आर्थिक चेंजेस हैं। तो उसके बेस पर हम लोग आपका पढ़ रहे थे और उन बेसिस को हम लोग आपका देख रहे थे। तो इसी में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे उदारीकरण और इसी उदारीकरण को बोलते हैं लिबराइजेशन, उदारीकरण। अब हमें समझना यह है कि हम किस तरह के उदारीकरण की बात करते हैं, इसके अंतर्गत आखिर में है क्या उदारीकरण, इसके विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जितना हमने अभी तक अपने चैप्टर के माध्यम से पढ़ा है, कुछ भी देखा है, हमने एक लेक्चर इसमें अभी तक हुआ है, उसमें कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रश्न है, वो आप हमसे पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर है? चलिए आप इन सब चीजों पर आपका ध्यान दीजिए और आप इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अब देखिए उदारीकरण हमने प्रारंभ में ही चर्चा की थी, यानी कि जब हम लोग आपका चैप्टर को इनिशियल स्टेज पर पढ़ रहे थे शुरुआत, तभी हमने चर्चा की थी कि क्या कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। यानी कि जो हमने नियम कानून बनाए हैं, जो भी हमारा ग्रोथ और आपका डेवलपमेंट है, उस मार्ग में सबसे पहले जो स्टेप आपका जो बंदिशों के रूप में देखता है वो हमारे नियम कानून है। उदारीकरण इन प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों में मुक्त करने की नीति है। क्या है उदारीकरण? समझिए, तो जितने भी हमने अपने प्रतिबंध लगाए हैं उनको दूर कर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करना ही क्या है? उदारीकरण है। जैसे वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय एवं विदेशी निवेश में उदारीकरण 1980 के दशक में आरंभ हुआ था। शुरुआती दौर कहां थी? 1980 के दशक में थी। ठीक, आरंभ की गई, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीति कहीं अधिक व्यापक थी। व्यापक का मतलब बड़े स्तर पर थी। ठीक है, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र पर दिए गए सुधारों की समीक्षा करें। ये क्षेत्र क्या है? औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधारक, विदेशी नियमन बाजार, व्यापार तथा निवेशक क्षेत्र, जिन पर 1991 से लेकर 1900 तथा 1999 के बाद विशेष तौर पर ध्यान दिया गया। क्या था कि 1991 के बाद जो विशेष इस पर ध्यान दे रहा था वो था आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, फाइनेंस सेक्टर और आपका टैक्सेशन और खास कर विदेशी नियामक जो आपका बाजार था, इस पर हम लोग बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से अपना फोकस कर रहे थे। ठीक, और एक एक करके हम लोग जो है इन सभी चीजों को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से गौर करके हम लोग इनको आपका देख रहे थे। अब देखिए औद्योगिक का विनियमनीकरण, औद्योगिक क्षेत्र का जो आपका विनियमनीकरण है, भारत में नियमन प्रणाली को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। क्या? सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करना, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण
करने के लिए किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना होता था। कोई भी आपको उत्पादन करना है, कोई भी आपको प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर आपको अथॉरिटी देता था। अब क्या देगा? सरकारी अधिकारी आपको अनुमति देता है। अनेक उद्योग में तो निजी उद्यमों के प्रवेश निषेध थे कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे जहां प्राइवेट सेक्टर को इंटरफेयर कर ही नहीं सकता था। क्लियर है? गए है इसमें अगला पॉइंट में दिखाया गया है कि क्या है बच्चों कि कुछ वस्तुओं के उत्पादन के लिए लघु उद्योग ही कर सकते थे, कि तुम छोटे उद्योग ही आपका चला सकते थे, बड़ी चीज आप निजी सेक्टर में नहीं चला सकते। और सभी निजी उद्यमों को कुछ औद्योगिक उत्पाद की कीमतों का निर्धारण तथा वितरण करने में अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आजाद आरंभ हुई सुधार नीति इनमें अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। एल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोट, इलेक्ट्रॉनिक, विमान, औद्योगिक वेस्ट, इनमें 6 श्रेणियों को छोड़कर सभी के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। अब आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि 1991 के बाद कौन से 6 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें लाइसेंस नीति को जारी रखा गया। तो आपको इन सभी क्षेत्रों को गौर करके देखना है। ये ऐसे क्षेत्र थे जिनको क्या किया गया, आपका गौर करके देख लिया कि ये क्षेत्र को छोड़कर सभी में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे सेक्टर हैं जहां आपको लाइसेंस लेना है, बाकी और में आप लाइसेंस जो है नहीं ले सकते। क्लियर है? ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। चलिए, तो इतना देख लिया। तो ये 6 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, बाकी आपको लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता इसमें है ही नहीं। अब देखिए, लघु उद्योग द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुएं भी अभी अनारक्षित क्षेत्र में आ गई हैं, और कह रहे हैं कुछ ऐसी क्षेत्र हैं, छोटी चीजें जो कहां आ गई हैं, अनाधिकृत क्षेत्र है उसके अंतर्गत आ गई हैं। अनेक उद्योग में अब बाजार की कीमतों का निर्धारण की अनुमति मिल गई है। अब बाजार ही क्या कर सकता है, अपनी वैल्यू को खुद अनुमानित कर सकता है कि इस वस्तु का जो आपका कीमत है वो क्या होगी, वो खुद बताता है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए कि औद्योगिक क्षेत्र में विनियमनीकरण का क्या मतलब है, कि कैसे उनमें नियम चेंज हुए। तो आप स्पष्ट हो जाएंगे कि केवल 6 उद्योग को छोड़कर बाकी सभी उद्योगों में क्या कर दिया गया, लाइसेंस पैटर्न को समाप्त कर दिया गया। पहली कंडीशन तो ये आई, और दूसरी में आप इसमें समझ सकते हो कि क्या क्षेत्र था। तीसरा इसमें देखिए, वित्तीय क्षेत्र में सुधार है। जो वित्तीय क्षेत्र है उसमें सुधार है। तो वित्तीय के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेश, बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित थी। कह रहे ये सारी ऐसी चीजें थी जो इसमें आपका सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक में विभिन्न नियम और कसौटी के माध्यम से ही बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के कार्य का निगमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपना पास कितना रिजर्व रख सकता है, अपने पास कितनी मुद्रा जमा कर सकता है। देखिए, फाइनेंशियल जब आपके रिफॉर्म हो रहे थे, उन रिफॉर्म में स्टॉक एक्सचेंज हो, इन्वेस्टमेंट बैंक हो, आपका ट्रेडर बैंकर हो, तो उसमें जितना भी फॉरेन आपके करेंसी मार्केट में है, जो फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशन है, उन सबको मिलाकर ये बैंकिंग को रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये सारी चीजें जो हैं ये रिजर्व बैंक के अंदर आपका डाल दिया। यानी कि जो हमारी भारतीय जो आपकी रिजर्व बैंक है उसको ये जिम्मेदारी दे दी कि आप इनका सबका निगमन कीजिए। निगमन का मतलब है आप इनकी मॉनिटरिंग करिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये आपकी जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी हमने आपको सौंप दी। जो भी चेंज करना है, और आपको डिसाइड करना है कि कोई बैंक अपने पास लिक्विडिटी में अपने पास कितना पैसा वो रिजर्व रख सकती है। ठीक, तो ये सारे चेंजेस थे उदारीकरण में उद्योग को लेकर, और हम बात कर रहे हैं फिलहाल वित्तीय सुधारों को लेकर। ये जो फाइनेंशियल जो आपके चेंज हो रहे थे, कितना रख सकता है, यही ब्याज की दरों में भी नियमन करता था। अब आप SLR, CRR, RR क्लियर हो गया, इन सब पर नियमन जो है, आपको कितना ब्याज आपको मिलेगा, कैसे मेंटेन होगा, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी? RBI को सौंप दी। ठीक, और विभिन्न क्षेत्र में सुधार करने की प्रकृति इत्यादि तय कर दी कि अब सुधार की कंडीशन क्या होगी। तो वित्तीय क्षेत्र
ये क्षेत्रक जो है सुधार नीति का एक प्रमुख उद्देश्य भी था कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र में नियंत्रक भूमिका से हटाकर उसे क्षेत्रक की सहायक भूमिका तक सीमित करना। अब क्या करना है कि हम पहले जो होलसेल हो रखी थी ये अब नहीं करेंगे, अब इसको हम चेंज करो और क्या करो, एक सहायता की भूमिका में करो, सहायक की भूमिका में। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र में रिजर्व बैंक की सलाह के बिना ही कोई मसलों का निर्णय लेने में स्वतंत्र हो जाएं। कुछ काम ऐसे थे जिसमें हर चीज में बैंक अपना टांग अड़ाती थी। क्लियर हो गया। आप देखेंगे पुराने समय में बैंकिंग सिस्टम इतना आपका डेवलप नहीं था। 99 के बाद ही सबसे ज्यादा आप देखेंगे जो बैंकिंग में सुधार आया। आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो आपके मम्मी पापा हैं या आपके दादा दादी हैं, आप वो आपको अच्छा बताएंगे कि जितना बैंक का मजबूत स्ट्रक्चर आज के समय में है, इतने आज से 90 के दशक 80 के दशक में भी नहीं था। भले रिफॉर्म आपका 99 के बाद भी हुआ है, लेकिन जितना बैंकिंग सेक्टर आज डेवलप हो रहा है, आज इतना विकसित है, पहले ये कोई ऐसा विकसित नहीं था। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें आगे बढ़े। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को, कह रहे कि जो फाइनेंशियल सेक्टर उसी ने क्या करा, क्षेत्रों को दर्पण करने का अवसर दिया, उनको दिखाया कि क्या रियलिटी है। और बैंकों की पूंजी में निवेश की भागीदारी में सीमा 74% कर दिया कि बैंक में आप देखिए विदेशी जो भागीदारी होगी 74% तक कोई भी बैंक आपका अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। यानी कि कोई भी सरकारी बैंक या कोई अन्य बैंक अगर कोई बैंक खोलना चाहती है तो 74% आपका फॉरेन बैंक का आपका शेयर होगा और 26% किसका हो जाएगा, यहाँ की गवर्नमेंट का या किसी और लोगों। यानी कि स्ट्रेटेजिक जो पार्टनर की स्थिति वो किसके पास रहेगी, भारत के पास। बाकी पैसा सबसे ज्यादा किसका होगा, विदेश का। ये ध्यान रखिए। उस निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंकों को अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखा खोल सकते हैं। पहले क्या था, अगर आपको कोई भी ब्रांच खोलनी है किसी भी शहर में तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उसने कुछ नियम बना दिए कि आप ये कुछ ऐसे मानक है, कुछ आपके स्टैंडर्ड चीजें, आप इनको मेंटेन करके रखिए और आपको जहां पर कोई भी शाखा, कोई भी आपको ब्रांच खोलनी है, आप उसके लिए फ्री हैं, आप शाखा खोल सकते हैं। क्लियर है। पुरानी शाखाओं को, जाल को अधिक तर्क संगत बनाया गया, कर जो पुरानी चीजें उनको नया बनाया गया। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से अधिक संसाधन जुटाने की अनुमति है, पर खाता धारकों को विदेश के हितों की रक्षा का उद्देश्य कुछ नियंत्रण शक्ति अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्था यानी कि एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, तथा व्यापारिक बैंक जो आपकी कमर्शलाइज बैंकें होती है, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष आदि को अभी भी भारतीय वित्त बाजार निवेश की अनुमति मिल गई। पहले देखिए, पहले एफडीआई भारत नहीं आ सकती थी, व्यापारिक बैंक के काम नहीं करती थी, म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज नहीं थी, पेंशन कोष नहीं था। आज की तारीख में सब में इन्वेस्टमेंट करने की, प्राइवेट को लाने की हर नीति आपका बना दी गई है। क्या कर दिया गया है, नीति बना दी गई है। तो फाइनेंशियल संबंधित अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसमें आप मुझसे एक एक करके पूछ सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल अगर आपको समझ आ गया, एक इंडस्ट्री तो बड़ा आसान था। 6 चीज छोड़कर सबको आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं, लेकिन 6 में लाइसेंस लेना है। और फिर उसके बाद बैंकिंग में क्या सुधार हो रहे हैं आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद टैक्सेशन में भी आपका सुधार होगा, कर जो हमारी व्यवस्था है उसमें भी सुधार होगा। तो फिलहाल जितना पढ़ा है इसको पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे, कोई डाउट बनता है देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। तो आपने ये सुधार जो रिफॉर्म है ये थोड़े से आपने देख लिए होंगे और इन पर आपने बात भी की। थोड़ा इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं और जो रिफॉर्म्स है खास करके टैक्सेशन में, इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। देखिए, अभी तो फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जब हम लोग पढ़ाते हैं तो उस समय समझ में आ जाती है, हालांकि बाद में नहीं आती है। तो आप इनको साथ में पढ़ते भी चलिए और देखते भी चलिए। जब कुछ समझ नहीं आए चीजें तो आप मुझसे एक एक करके आप आराम से पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू है नहीं। देखिए, कर व्यवस्था में सुधार, ये जो टैक्सेशन है उसमें किस प्रकार का आपका सुधार है। इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति से होता है। किससे होता है, जो टैक्सेशन है इसमें चेंज क्या है, आपका कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति से। कराधान का मतलब को बोलते हैं टैक्सेशन, कर में जो हम चेंजेस करते हैं उनमें जो कर लगाते हैं उसको कराधान कहते हैं।
जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति भी कहते हैं। और आप इसको अगर सामूहिक रूप से देखें तो जो आपके कराधान है या फिर सार्वजनिक व्यय नीति है, यही क्या है आपका फिजिकल पॉलिसी है। क्लियर है? राजकोष की नीति। करों के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वित्त की आय और व्यावसायिक लाभों के उद्यमों के लाभ पर लगाया जाता है कि कोई भी आपका उद्यमी है वो किस प्रकार से लाभ कमा रहा है, उस पर हम लोग लगाते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर भी करों की दिशा में निरंतर कमी की गई। कह रहे हैं कि पहले 1991 से पहले आप लोग देखोगे तो जो आपका व्यक्तिगत टैक्स होता है, खास करके व्यक्तिगत टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स ही होता है। इनकम टैक्स में क्या किया गया, व्यक्तिगत जो आपके दरें थी उन दरों को निरंतर कमी की गई। आज भी देखिए, जब भी आपका बजट आता है तो बजट में हमेशा इस पॉइंट पर बड़ी चर्चा की जाती है। और आप देखेंगे कि उसमें लिखा होता है कि महिलाओं को 6.5 लाख तक वार्षिक अगर आपका ट्रांजैक्शन अकाउंट में है तो उस पर हम 0% आपसे टैक्स लेंगे। पुरुषों में 5.5 लाख रुपए के बाद जो आपका 5% देना है। 10 के बाद जैसे आप 10 लाख पार करेंगे आपको 7%, फिर 30 के बाद आपको 10%, जितना बढ़ते चले जाएंगे उसी हिसाब से टैक्सेशन की जो रेट है वो आपको बढ़ता चला जाएगा। पीछे मुख्य धारणा यह है कि उच्च कर दरें के कारण ही कर संकुचन होता है, यानी कि जब हाई टैक्सेशन होगा उसके कारण ही लोग टैक्स नहीं देते हैं, छुपाते हैं। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं है तो वस्तुओं को बढ़ावा मिलता है, और अगर टैक्सेशन ज्यादा नहीं है तो बचत तो बढ़ेगी। मान लीजिए पहले आप टैक्सेशन में 2 लाख रुपए देने वाले थे, रिफॉर्म होकर अगर आप 1.5 लाख दे रहे हैं तो 50 तो आपका बचाना, ये तो आपकी बचत ही हुई ना मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो गई है आपकी बचत जो है वो हो गई। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं है तो बचत में बढ़ावा मिलेगा और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का वितरण देंगे। नगर निगम कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी धीरे धीरे कम कर दी गई है। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार का प्रयास किया जा रहा है, जैसे वस्तु और सेवा कर पर लगाए जाने वाला कई कर, ताकि सभी वस्तुओं को साझे राष्ट्रीय स्तर की बाजार संरचना कर सके, एक जैसा टैक्सेशन हो। इसी के लिए कर लेके आए थे कि 2016 में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत और सरल बनाने के लिए भारतीय संसद में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं अधिनियम है 2016 जीएसटी, आपको पता होना चाहिए जीएसटी 1 जुलाई को लागू हुआ था। ठीक है, इसको कानून पारित कर दिया गया। यह जुलाई 2017 में लागू हुआ। अब सरकार को अतिरिक्त आय प्राप्त होने के जो कर वंचन कम होने की एक राष्ट्र एक टैक्स एक बाजार का निर्माण में आकर्षण बढ़ेगी। अब पहले देखिए, पहले क्या था, हर का टैक्स जो टैक्स लगता था हर स्टेट में कुछ ना कुछ आपका मेजर डिफरेंस आ जाता था, लेकिन सरकार ने कोशिश की कि एक बाजार हो, एक कर प्रणाली हो, सबको एक ही दायरे के अंदर लाया जाए। क्लियर है? करदाताओं के द्वारा नियम को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरें भी पर्याप्त रूप से कमी रखी गई है। कैसा किया गया है कि पर्याप्त रूप से जो दर है उनको कम रखा गया है। विदेशी नियमित सुधार, विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी नियमित बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देश की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन किया गया। इससे विदेश में विदेशी मुद्रा के अवगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनियमन बाजार में रुपए के निर्धारण को सरकार को नियंत्रण से मुक्त करने की पहल की गई कि जो हमारा मार्केट है उसमें हम अपने रुपए का निर्धारण कर सके, उसके लिए फ्री किया गया। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर, यानी कि एक्सचेंज दर पर ही निर्धारित होते हैं। अब जिस मुद्रा की जितनी मांग होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ेगी और जिसकी मांग जितनी कम होगी उसकी वैल्यू उतनी घटती चली जाएगी। और यही कारण है
कि जो एक्सचेंज मनी है वो आजकल डॉलर सबसे हॉट बनी हुई है। हॉट का सेंस ये होता है कि हॉट का मतलब आप इकोनॉमिक्स में जो होता है डिमांड को लेकर होता है। जिस चीज की ज्यादा डिमांड होती है उसको आर्थिक रूप में हॉट कहते हैं, यानी कि मांग अधिक है उसकी। तो इस तरह से जो टैक्सेशन है वो टैक्स रिफॉर्म को आप लोग इसमें देख सकते हो, पढ़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए, कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। किसी प्रकार का कोई आपका डाउट बनता है, कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रश्न, आप मुझसे लाइव जुड़कर पूछ सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ जाएं। चलिए देख लीजिए, अगला है विदेशी नियामक सुधार। विदेशी जो आपके फॉरेन के जो लोग हैं उनके जो एक्सचेंज रेट थे, विनियमन था, उनमें क्या रिफॉर्म करे गए, क्या चेंजेस हैं, इन सभी चेंजेस पर हम लोग गौर करेंगे। जैसे विदेशी क्षेत्रक में पहला सुधार विदेशी नियमन बाजार में किया गया। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या को तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपए का अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब गिराना। देखिए, लोग क्या करते हैं कि अपने यहां निवेश को पाने के लिए, यानी कि भारत के लोग भारत में आकर पैसा बनाएं या अपने यहाँ बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अपने रुपए की वैल्यू गिरा देते हैं। उससे क्या होता है, जो विदेशी लोग हैं वो आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? अगर रुपए की वैल्यू गिरेगी तो उनका पैसा हमारे देश में आगे बढ़ेगा। मान लीजिए उनके पास 1000 करोड़ था और भारत में आगे वो आपका 1500 करोड़ हो गया, तो 500 करोड़ उनका बढ़ गया। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। अवमूल्यन किया, इससे विदेशी मुद्रा के आवागमन में वृद्धि हुई। अब क्या हो गया, देखिए वही पढ़ रहे हैं ना कि जितने भी फॉरेन मनी है वो भारत में सर्कुलेट होने लग जाएगी। इसके अंतर्गत विदेशी नियमित बाजार में रुपए का मूल्य निर्धारण कर वो सरकार को नियंत्रण से मुक्त हो गया और अब ये क्या हो गया, फ्री हो जाएगा। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति के आधार पर अपना निर्धारण करते हैं और उसी के आधार पर अपना जो उनको निर्धारण करना है, जिस तरह से मेंटेन करना है, वो उसको अपने आप को कर पाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे व्यापार और निवेश नीति में सुधार कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में 1991 के बाद कौन से आपके बहुत बड़े आपके रिफॉर्म जो आपके चेंज हुए मेजर ऑफ पॉइंट हैं, उन सारे मेजर ऑफ पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम उनको स्टडी करेंगे और उनको देखते चलेंगे। क्लियर है? तो इतना आपको ध्यान रखना है और इतना समझना है। बाजार और निवेश के सुधार, अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक उत्पाद और विदेशी निवेश तथा औद्योगिक की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को एक उद्देश्य में स्थानीय उद्योग की कार्य कुशलता को सुधारने और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी से को अपनाने को प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योग के संरक्षण के लिए आयात के परिमाण को सीमित करने की नीति अपना रहा था। इसके लिए आयात पर बड़े कड़े नियंत्रणों और उच्च प्रशकों का प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशलता और प्रतिस्पर्धा को क्षमता को कम कर रही थी। इससे देश में विनिर्माण औद्योगिक की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीति में सुधार के लक्ष्य के आयात और निर्यात परिमाण प्रतिबंधों की समाप्ति, प्रशुल्क दर को कटौती, आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया समाप्ति। कि अगर आपको कोई ट्रेड करना है, आपको एक दूसरे देश जाना है, तो पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, वो समाप्त कर दिया गया। ठीक है? और बहुत सारे इसमें जो आपका रिजल्ट है, जो पहले आपकी पाबंदियां थी, उनको भी इसमें से आपका हटा दिया गया। ठीक? और हानिकारक और आपके पर्यावरण वेदी उद्योगों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर आयातित लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी। देखिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होती हैं जो हानिकारक होते हैं और हानिकारक के साथ कुछ ऐसे हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसों के लिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक? क्या करना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी को क्या कर दिया गया? लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अप्रैल 2001 में कृषि पदार्थ और औद्योगिक उपभोग पदार्थ को आयात की मात्रात्मक प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया
भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्यात शुल्क भी मुक्त कर दिया गया। अगर आपको कोई चीज भेजनी है बाहर तो सरकार आपसे उस पर टैक्स नहीं लेगी। आप कुछ बना रहे हैं, आप उसको बाहर सप्लाई करते हैं तो गवर्नमेंट उससे आपको टैक्स जो है नहीं लेगी। ये हमको थोड़ा सा इसमें देखना था और इस पर हम लोगों को बात करना था। तो आज बेसिकली हम उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन पर हमने बात करी और कल हम लोग बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन पर। बड़ी मांग चलती है और बहुत बात सुनने को मिलता है कि इसका सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। आखिर में प्राइवेटाइजेशन है क्या? क्या कंपनी को बेचना प्राइवेटाइजेशन है, कंपनी में हिस्सेदारी प्राइवेटाइजेशन है, या किसी का शेयर अधिक हो जाना प्राइवेटाइजेशन है? तो इसके विषय में कल हम एक एक करके जो है बहुत अच्छे से हम जो है इस पर आपका बात करने वाले हैं और इसको आपका देखने वाले हैं। देख लीजिए आप इसको। सबसे पहले जितना ऊपर पढ़ाया है आप इसको गौर करके देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के एक एक को हम लोग गौर करके देखेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? देख लिया आप लोगों ने? थोड़ा सा और ध्यान दीजिए पुरानी चीजों पर। चलिए इसको पढ़िए एक बार आप सभी। देख लिया? चलिए तो थोड़ा सा एक बार हमको ये कुछ मिला है, नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीति। सबसे पहले आप बताइए, ये नवरत्न आपका तेल नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान दें कभी आप समझे कि नवरत्न सर आपका तेल के बारे में पढ़ा रहे, नहीं। आइए नवरत्न के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुछ इनका ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, हिस्ट्री की दृष्टि से तो अलग है कि अब अच्छा चलिए 2 क्वेश्चन बताइए कि 2 ऐसे आपको विद्वान बताने या राजा बताने हैं जिनके यहाँ नवरत्न थे, यानी कि 9 रत्न, 9 लोक सलाहकार। सबसे पहले हम देखते हैं अपने विषय में नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम यानी कि पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट है। बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों के विषय में पढ़ा गया। सम्राट विक्रमादित्य कला साहित्य विद्याओं के क्षेत्र में गणमान्य विशिष्ट विद्वान जन, यानी कि जो कला में, साहित्य में और अन्य चीजों में जो विद्वान थे उन्हीं को हमने क्या कहा गया? ऐसे 9 लोग थे जिनको हमने कह दिया नवरत्न। अब देखिए, नव उदारवादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रम की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रबंधन को व्यावसायीकरण करने, उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रभावी सुधार लाने, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव आपके रिफॉर्म होते हैं के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन किया। जो भी सरकारी क्षेत्र की, जो भी सरकार की यूनिट थी, सरकार की मशीनरी, सरकार की कंपनी, ऐसा समझिए, उनमें आपस में कंपटीशन हो, उनके लिए उन्होंने कुछ कैटेगरी बना दी। जैसे बोलते हैं ना, ए सेक्शन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चों का, बी सेक्शन उनसे कम इंटेलिजेंट बच्चों का, सी सेक्शन उनसे कम इंटेलिजेंट बच्चों का। तो ऐसे यहाँ इनकम के आधार पर नवरत्न, महारत्न और लघु रत्न जैसी चीजें बनेंगी। अब देखिए, तो चयन किया, एक को बताया महारत्न, दूसरी को बनाया नवरत्न और तीसरे को बनाया लघु रत्न। घोषित कर दिया उन्हें कंपनियों की कुशलता पूर्वक चालन, यानी कि किस तरह से मैनेजमेंट हो रहा है, और लाभ की वृद्धि करने के लिए प्रबंधन तथा चालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई। लाभ कम कर रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन और वित्तीय तथा आपके प्रबंधकीय स्वच्छताएं प्रदान कर दी गई। कि क्या चीज रिफॉर्म होंगी, इन रिफॉर्म्स को हमने इसमें देखना था और बात करनी थी। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पत्र प्रदान किए गए। चलिए इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप लोग अच्छे से उदारीकरण को पढ़ के आइए। कोई भी डाउट बनता है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।